एनसीईआरटी मंत्रणा में स्वागत है। आज से हम भारत के मध्यकालीन इतिहास की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज का पहला पड़ाव है। आज हम बात करेंगे सिंध पर हुए अरब आक्रमण की। कोशिश रहेगी कि इस घटना के हर पहलू को देखें, मतलब वो सारे जरूरी फैक्ट्स जो परीक्षाओं के लिहाज से, चाहे वो एमसीक्यूज हों या फिर डिटेल्ड आंसर्स, जरूरी हैं। पूरी टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे। उस वक्त भारत में क्या चल रहा था, राजाओं के बीच क्या समीकरण थे, इस आक्रमण का बैकग्राउंड क्या था, इसका अंत कैसे हुआ और भारत पर इसकी क्या छाप रही। हाँ, और वो जो धार्मिक सहिष्णुता या असहिष्णुता वाला मुद्दा है उस पर भी बात करेंगे। मकसद बिल्कुल साफ है, पूरी ठोस जानकारी मिले और घटनाओं का विश्लेषण भी कर सकें। तो चलिए खोलते हैं इतिहास का ये अहम पन्ना। शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये सिंध पर अरब आक्रमण आखिर था क्या। जरूर। देखिए, सिंध पर अरब आक्रमण ये मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है, मतलब लगभग 701 से 715 ईस्वी के बीच। ये असल में उस समय के जो शक्तिशाली उमैयद खलीफा थे उनका एक मिलिट्री कैंपेन था पश्चिमोत्तर भारत की तरफ, और इसका सबसे बड़ा नतीजा निकला 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम एक कमांडर था, उसने सिंध को जीत लिया। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। जी, और इसे भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला बड़ा मतलब कामयाब मुस्लिम हमला माना जाता है। इसी ने यहाँ इस्लामी शासन की पहली ईंट रखी, ऐसा कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसने आगे चलकर जैसे तुर्क आए, गजनवी आए, मुगल आए, उनके भारत आने का रास्ता भी थोड़ा तैयार किया। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरह से भारत में एक नए दौर की आहट थी। लेकिन आपने कहा कि इसका असर सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों तक ही रहा। शुरू में, हाँ बिल्कुल, शुरुआत में इसका असर काफी सीमित था। ये कोई पूरे भारत पर कब्जा नहीं था, लेकिन हाँ, इसने अरब प्रशासनिक तरीके, उनके व्यापार के तौर तरीके, कुछ सांस्कृतिक चीजें, इनको भारत में जरूर इंट्रोड्यूस किया। और फिर ये चीजें यहाँ की जो पुरानी हिंदू बौद्ध परंपराएं थी ना, उनके साथ घुलने मिलने लगी। एनसीईआरटी की किताबों में भी इसे भारत और अरब दुनिया के बीच सीधे संपर्क की शुरुआत के तौर पर ही देखा जाता है। समझ गई। तो ये तो हुई आक्रमण की पहचान, पर सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? मतलब इतने दूर से अरबों ने सिंध पर हमला करने की सोची ही क्यों? क्या वजह थी? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी आर्थिक, पैसा। भारत की छवि उस वक्त सोने की चिड़िया वाली थी, अपार दौलत की जमीन, और सिंध वो मसालों, कपड़ों, कीमती पत्थरों के व्यापार का एक तरह से गेटवे था। हाँ बिल्कुल, सिल्क रूट का भी हिस्सा था शायद। जी, तो अरब सौदागर हिंद महासागर के जो फायदेमंद समुद्री रास्ते थे उन पर कंट्रोल चाहते थे। देवल जैसा बंदरगाह उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। यानी ट्रेड और दौलत एक बड़ा मोटिवेशन था। और क्या वजह थी? दूसरी वजह एक तात्कालिक घटना बनी। एक किस्सा है कि 710 ईस्वी के आसपास सिंध के समुद्री डाकुओं ने एक अरब जहाज लूट लिया। अच्छा। हाँ, कहा जाता है कि उसमें मुस्लिम औरतें थीं, हज यात्री थे, और श्रीलंका, जिसे तब सीलोन कहते थे, वहां से खलीफा के लिए कुछ तोहफे भेजे जा रहे थे। अब ये कितना सच था या सिर्फ बहाना बनाया गया, कहना मुश्किल है, पर इस घटना को हमले का आधार बनाया गया कि भाई तो बदला लेना है। अच्छा, एक कैसिस बेले, मतलब जंग का बहाना मिल गया। हाँ। तीसरा, इसे अरब साम्राज्य के विस्तार और इस्लाम के फैलाव से भी जोड़कर देखा जाता है। उमैयद खलीफा उस वक्त अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तो ये उनकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा था। कुछ लोग इसे जिहाद की पॉलिसी का हिस्सा भी मानते हैं। हालांकि ये भी सच है कि जब शासन स्थापित हो गया तो राज चलाने के लिए उन्होंने थोड़ी नरमी भी दिखाई, प्रैक्टिकल टॉलरेंस जिसे कह सकते हैं। और चौथी वजह अक्सर जो होती है, घर की फूट। बिल्कुल, चौथी अहम वजह थी सिंध की अपनी अंदरूनी कमजोरी। उस वक्त सिंध के राजा थे दाहिर, राजा दाहिर। उनका शासन मतलब अंदरूनी कलह से जूझ रहा था। बौद्ध और हिंदू आबादी के बीच कुछ तनाव था, पड़ोसी राजाओं से भी उनकी उतनी नहीं बनती थी। अच्छा। तो इस आपसी फूट ने हमलावरों का काम बहुत आसान कर दिया। इससे पहले भी अरबों ने कुछ कोशिशें की थी 636 से 711 के बीच, पर कामयाब नहीं हुए थे। पर मोहम्मद बिन कासिम के आते आते सिंध अंदर से शायद ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे बाहरी हमले अक्सर अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। चलिए अब इस कहानी के किरदारों पर आते हैं। कौन थे वो मुख्य लोग जिनकी वजह से ये सब हुआ? किरदारों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है अल हज्जाज इब्ने यूसुफ का। अल हज्जाज? हाँ, ये उस वक्त इराक का गवर्नर था,
बहुत ताकतवर, दबदबे वाला आदमी। खलीफा थे अल वालिद प्रथम, लेकिन जमीनी तौर पर इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अल हज्जाज ही था, ऐसा माना जाता है। उसी ने 711 ईस्वी में अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को कमांडर बनाकर भेजा। अच्छा, वो उसका रिश्तेदार था? जी हां, भतीजा भी और दामाद भी। तो अल हज्जाज का इरादा साफ था, खलीफा का राज बढ़ाना, भारत की दौलत लाना और वो जो समुद्री डाकू वाली घटना थी उसका बदला लेना। यानी पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी अल हज्जाज था और खलीफा अल वालिद प्रथम? खलीफा अल वालिद प्रथम, जिनका राज 705 से 715 ईस्वी तक रहा, उन्होंने इस हमले को हरी झंडी दी। जरूरी पैसा, फौज, वो सब मुहैया कराया। और उनके ही दौर में उमैयद साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। स्पेन से लेकर मध्य एशिया और इधर सिंध तक। और वो कमांडर मोहम्मद बिन कासिम, उसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम इस कहानी का सबसे चर्चित चेहरा है। सोचिए, सिर्फ 17 साल का लड़का और इतनी बड़ी फौज लेकर एक अनजान मुल्क जीतने निकला। 17 साल बस? हाँ, बस 17 साल की उम्र बताई जाती है। और वो एक काबिल मिलिट्री लीडर साबित हुआ। उसने पहले देबल का बंदरगाह जीता, फिर अरोर की लड़ाई में राजा दाहिर को हराया और मार डाला, और देखते देखते पूरे सिंध पर अरब कब्जा जमा लिया। कुछ इतिहासकार उसे राज चलाने में भी समझदार मानते हैं। मतलब उसने एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, थोड़ी सहिष्णुता भी दिखाई। लेकिन अंत दुखद हुआ शायद उसका, सुना है ऐसा? हाँ, विडंबना देखिए, सिंध जीतने के कुछ ही साल बाद 715 ईस्वी में खलीफा बदल गए और शायद अंदरूनी सियासत का शिकार होकर बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और फिर उसे मरवा दिया गया। उसकी कहानी अचानक खत्म हो गई। ओह, और जिसके खिलाफ ये सब हुआ, राजा दाहिर, उनके बारे में थोड़ा और बताएं। राजा दाहिर वो सिंध के आखिरी हिंदू ब्राह्मण राजा थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, इसमें कोई शक नहीं, पर जैसा हमने पहले बात की, उनके राज में अंदरूनी एकता की कमी थी। कुछ बौद्ध, कुछ स्थानीय गवर्नर शायद उनसे खुश नहीं थे और उन्होंने हमलावरों का साथ दिया, ऐसा कहा जाता है। विश्वासघात हुआ मतलब? हाँ, कुछ हद तक। और उनकी ये सैन्य रणनीति भी शायद बिन कासिम के मुकाबले थोड़ी कमजोर साबित हुई। उनकी हार उस दौर के भारत की राजनीतिक सच्चाई, यानी आपसी फूट और बिखराव को भी दिखाती है। किरदारों की भूमिका समझने से कहानी और साफ हो जाती है। अब आते हैं असल घटनाक्रम पर। ये पूरा हमला हुआ कैसे? क्या ये एक झटके में हो गया या इसके कई चरण थे? नहीं, एक झटके में बिल्कुल नहीं। इसे हम लगभग 4 फेज या चरणों में देख सकते हैं। पहला फेज था शुरुआती कोशिशें। ये लगभग 701 से 711 ईस्वी तक चला। उबैदुल्ला और बुदेल जैसे कुछ अरब कमांडर पहले भेजे गए थे, पर राजा दाहिर ने उन्हें हरा दिया। अच्छा, पहले हार चुके थे वो? हाँ, पहले नाकाम रहे थे। तो ये शुरुआती नाकामी शायद अरबों के लिए एक सबक थी। उन्हें समझ आया कि सिंध जीतना है तो बेहतर तैयारी चाहिए, अलग रणनीति चाहिए। और तभी वो समुद्री डाकू वाली घटना हुई, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी और बेहतर तैयारी वाली फौज के साथ भेजा गया। अच्छा, यानी पहले रेकी हुई और फिर फुल अटैक। दूसरा फेज क्या था? दूसरा फेज था मुख्य हमला और जीत। ये 711 से 713 ईस्वी तक चला। अप्रैल 711 में बिन कासिम अपनी सेना के साथ सिंध के मशहूर बंदरगाह देबल पर उतरा। वहां उसने बड़ी बड़ी पत्थर फेंकने वाली मशीनें, जिन्हें मंजनीक या कैटापल्ट कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया और किले पर कब्जा कर लिया। वो बड़ी गुलेल जैसी? हाँ बिल्कुल, वो उस वक्त की एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। फिर जून 712 में अरोर, जिसे अलोर भी कहते हैं, उसके पास सिंधु नदी के किनारे राजा दाहिर से निर्णायक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में राजा दाहिर मारा गया। जून 712, अरोर की लड़ाई, दाहिर की मृत्यु। जी, इसके बाद सिंध की राजधानी अरोर और फिर 713 तक मुल्तान, जो सोने के शहर के तौर पर मशहूर था। सोने का शहर मुल्तान? अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो मुल्तान पर भी अरबों का कब्जा हो गया और इस जीत में, जैसा पहले कहा, कुछ स्थानीय ग्रुप्स जैसे जाट और शायद कुछ बौद्ध समुदाय के लोग जिन्होंने दाहिर के खिलाफ अरबों का साथ दिया, उनकी भूमिका भी अहम रही। ये सामाजिक विभाजन को दिखाता है। राजा दाहिर की मौत के बाद तो फिर रास्ता काफी हद तक साफ हो गया होगा। तीसरा फेज क्या था? तीसरा फेज था राज जमाना और इंतजाम, मतलब कंसोलिडेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। ये 713 से 715 तक चला, जब तक बिन कासिम वहां रहा। सिंध जीतने के बाद उसने वहां अलग शासन कायम किया, इलाके को प्रांतों में बांटा, गवर्नर नियुक्त किए, गैर मुसलमानों पर जजिया नाम का टैक्स लगाया गया। जजिया, हाँ। लेकिन साथ ही उसने एक समझदारी दिखाई।
उसने हिंदुओं को धिम्मी का दर्जा दिया। धिम्मी, इसका क्या मतलब था? धिम्मी का मतलब था प्रोटेक्टेड सिटीजन, यानी संरक्षित नागरिक। मतलब वो टैक्स देकर अपने धर्म को मान सकते थे। उन्हें पूरी तरह खत्म करने या बदलने की कोशिश नहीं की गई। प्रशासन में स्थानीय लोगों, खासकर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। अच्छा, ब्राह्मणों को? हाँ, फोकस शायद धर्म बदलने से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने पर था। मस्जिदें भी बनवाई, लेकिन जैसा हमने बात की 715 में उसे अचानक वापस बुला लिया गया। और चौथा फेज, यानी उसके जाने के बाद क्या हुआ फिर? चौथा फेज है कमजोरी और बाद का दौर, मतलब डिक्लाइन एंड आफ्टरमैथ। ये 715 ईस्वी के बाद का समय है। बिन कासिम की मौत के बाद सिंध में अरब गवर्नर आते जाते रहे, पर वो पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई। फिर 750 ईस्वी में दमिश्क में एक बड़ा उलटफेर हुआ। उमैयद खिलाफत खत्म हो गई और अब्बासिद क्रांति हो गई। सत्ता का केंद्र बदल गया। हाँ, अब्बासिद आ गए थे फिर। जी, इससे सिंध पर अरबों का कंट्रोल और ढीला पड़ गया। इसी बीच पड़ोस के भारतीय राजा, खासकर गुजर प्रतिहार, उन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोके रखा। धीरे धीरे अरब शासन सिर्फ सिंध और मुल्तान के आसपास ही सिमट कर रह गया, और वहां एक मिलीजुली सिंधी अरब संस्कृति पनपने लगी। लंबी दूरी, बगदाद से सिंध बहुत दूर था, अंदरूनी झगड़े और लगातार स्थानीय विरोध, इन सब वजहों से सिंध में अरब राज धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। ये पूरी टाइमलाइन तो काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। अब जरा इसके असर पर बात करते हैं। इस हमले का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या लेगेसी रही इसकी? और असर कई लेवल पर हुआ। राजनीतिक तौर पर देखें तो हाँ, भारत में पहली बार इस्लामी शासन की स्थापना हुई, भले ही वो एक कोने में सिंध में था। इसने भविष्य के मुस्लिम हमलावरों जैसे गजनवी और गौरी आए बाद में, उनके लिए एक बेस जरूर बना दिया। शायद इसने बाकी भारतीय राजाओं को बाहरी खतरे का एहसास भी दिलाया होगा, पर उस वक्त कोई बड़ा यूनिफाइड रिस्पॉन्स नहीं देखा, जैसा हमने बात की। और आर्थिक रूप से आपने शुरू में व्यापार का जिक्र किया था। हाँ, आर्थिक असर काफी अहम था। भारत और अरब दुनिया के बीच व्यापार बहुत बढ़ गया, इंटरैक्शन बढ़ा। घोड़े, खजूर अरब से आने लगे, यहां से कपड़ा, मसाले, लकड़ी, अनाज, ये सब बाहर जाने लगा। सिंध व्यापार का एक बड़ा सेंटर बन गया। अरबों की मुद्राएं, दिरहम और दिनार यहां चलने लगी। अच्छा, करेंसी भी आई? जी, कुछ नई फसलें और शायद सिंचाई के नए तरीके भी आए। भारत एक तरह से बड़े इस्लामिक ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा बन गया। और समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ा? ये शायद सबसे गहरा असर होता है। बिल्कुल, ये सबसे गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर था। इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ, अरबी भाषा और पढ़ने लिखने का चलन शुरू हुआ। बाद में इसी रास्ते से सूफी विचार भी आए। धीरे धीरे एक मिलीजुली संस्कृति बनने लगी, जिसे हम इंडो इस्लामिक या सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई, कई भारतीय ज्ञान की किताबों का अरबी में अनुवाद हुआ। अच्छा, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, ब्रह्मगुप्त के गणित और खगोल विज्ञान के ग्रंथ, इनका अरबी में अनुवाद हुआ। कहता है कि अरबों ने ही भारतीयों से गिनती सीखी, जिसे वो हिंसा कहते थे, और उसे फिर यूरोप तक पहुंचाया। अरे वाह, नंबर्स मतलब? जी, नंबर्स और कागज बनाने की तकनीक भी शायद इसी संपर्क से भारत आई, ऐसा माना जाता है। ये तो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। समाज पर कोई और असर, जैसे जाति व्यवस्था या महिलाओं की स्थिति पर? जाति व्यवस्था पर शायद थोड़ा असर पड़ा होगा, खासकर जब कुछ हाशिए के समूहों ने शायद बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए इस्लाम अपनाया हो। ये संभव है। महिलाओं की स्थिति पर मिला जुला असर दिखता है। देखिए, युद्धों में महिलाओं को बंदी बनाया गया, ये तो होता ही था। राजा दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेजने का भी जिक्र आता है चचनामा में। दूसरी तरफ सती प्रथा जैसी चीजों को शायद अरब प्रशासकों ने बढ़ावा नहीं दिया। तो एक मिक्स्ड पिक्चर है। धार्मिक असर के बारे में आपने जजिया और धिम्मी दर्जे की बात की। क्या ये हमला पूरी तरह धार्मिक असहिष्णुता का मामला था या इसमें नरमी भी थी? ये पहलू अक्सर विवादित रहता है। बिल्कुल, और इसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखना मुश्किल है। देखिए, असहिष्णुता के उदाहरण साफ हैं। गैर मुसलमानों से जजिया लेना, ये एक तरह का भेदभाव तो था ही। कुछ मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं भी हुईं, खासकर देबल के मंदिर का जिक्र बार बार आता है। हाँ, देबल का मंदिर। जीतने के बाद शुरू में लूटपाट और हिंसा भी हुई होगी, जाहिर है। धर्मांतरण को शायद सीधे तौर पर जबरदस्ती न किया गया हो हर जगह, पर हाँ, टैक्स से बचने या ओहदा पाने के लालच में लोग धर्म बदलते होंगे, ये भी हुआ होगा। तो फिर सहिष्णुता वाली बात कहाँ से आती है? मतलब वो धिम्मी वाला कॉन्सेप्ट। सहिष्णुता इस मायने में थी कि ये कोई पूरी आबादी को खत्म करने या सबको जबरे मुसलमान बनाने का अभियान नहीं था।
जैसा शायद इतिहास में कहीं और उदाहरण मिलते हैं। हिंदुओं और बौद्धों को धिम्मी का दर्जा देना ये उस वक्त के हिसाब से एक बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि वो अपने धर्म पर चल सकते थे, अपने मंदिर ठीक कर सकते थे, बस उन्हें टैक्स देना था और राज के प्रति वफादार रहना था। अच्छा। प्रशासन में ब्राह्मणों को शामिल करना ये भी इसी प्रैक्टिकल सहिष्णुता का हिस्सा था। ये शायद जरूरी भी था, क्योंकि सिंध की ज्यादातर आबादी तो हिंदू ही थी। उनके बिना राज चलाना मुश्किल होता। और ये भी याद रखना चाहिए, जैसा हमने पहले कहा, कि कुछ बौद्धों ने खुद हिंदू राजा दाहिर के खिलाफ अरबों का साथ दिया था। तो ये दिखाता है कि उस वक्त धार्मिक समीकरण कितने उलझे हुए थे। हाँ, ये संतुलन वाकई समझने लायक है। अच्छा, आपने शुरू में राजा दाहिर की अंदरूनी कमजोरियों और पड़ोसियों से खराब रिश्तों का जिक्र किया था। क्या उस वक्त भारत के बाकी राजा आपस में ही लड़ रहे थे? क्या इसी ने अरबों का काम आसान कर दिया? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए, 8वीं सदी की शुरुआत में भारत में कोई एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। गुप्त काल जैसा नहीं था। देश कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और उनमें आपस में खूब प्रतिद्वंदिता, लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। राजा दाहिर के अपने पड़ोसी राजाओं से, शायद गुजरात और राजस्थान के शासकों से, रिश्ते खराब थे। सिंध के अंदर भी उनके अपने रिश्तेदारों और स्थानीय सरदारों से झगड़े थे। बौद्ध और जाट जैसे ग्रुप उनसे नाराज थे, ऐसा भी कहा जाता है। और बाकी बड़े भारतीय राज्य, क्या किसी ने सिंध की मदद नहीं की? कोई गठबंधन नहीं बना? उस समय पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार जैसे शक्तिशाली वंश उभर रहे थे। राजा नागभट्ट प्रथम का नाम आता है, जिन्होंने अरबों को राजस्थान और गुजरात में रोकने में अहम भूमिका निभाई। ये बात सही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका फोकस अपने इलाके को बचाने पर ज्यादा था। सिंध की मदद के लिए कोई बड़ा गठबंधन बना हो या कोई साझा कोशिश हुई हो, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। अच्छा। हर कोई अपने अपने राज्य और अपनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था। ये राजनीतिक बिखराव, ये फ्रेगमेंटेशन भारत की कमजोरी बना और हमलावरों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और ये पैटर्न हमें बाद के हमलों के वक्त भी दिखाई देता है। यानी अंदरूनी एकता की कमी एक बहुत बड़ी वजह रही। ठीक है। अच्छा, ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? इस हमले के क्या सबूत हैं हमारे पास? सोर्सेस क्या हैं? जानकारी के कई स्रोत हैं। सबसे मशहूर साहित्यिक स्रोत है चचनामा। चचनामा, हाँ, नाम सुना है। हाँ, ये एक किताब है, मूल अरबी में लिखी गई थी, पर हमारे पास इसका 13वीं सदी का फारसी अनुवाद उपलब्ध है। इसमें सिंध विजय की पूरी कहानी काफी विस्तार से दी गई है। एक और अरबी इतिहासकार हैं अल बलाधुरी, उनकी किताब फुतुहा अल बुल्दान में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये किताबें अक्सर जीतने वालों के नजरिए से लिखी जाती हैं, तो इनमें थोड़ी तारीफें ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, वो तो है, एक तरफा नजरिया हो सकता है। साहित्यिक स्रोतों के अलावा कुछ और, जैसे खुदाई वगैरह? बिल्कुल, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से भी सबूत मिलते हैं। देबल, जिसकी पहचान आज के पाकिस्तान में बनभोर नाम की जगह से की जाती है, वहां खुदाई हुई है, पुरानी मस्जिदें मिली हैं, बंदरगाह के हिस्से मिले हैं। ऐसे ही मुल्तान और अरोड़, जो अब रोढ़ी कहलाता है, वहां भी अवशेष मिले हैं। इनसे पता चलता है कि इमारतें कैसे बनी, अरब स्टाइल का क्या असर पड़ा। कई बार पुराने मंदिरों के सामान को मस्जिदों में इस्तेमाल करने के सबूत भी मिलते हैं। अच्छा, रीयूज किया मटेरियल। हाँ, ऐसा भी हुआ है। इसके अलावा सिक्के बहुत अहम हैं। अरबों ने सोने के दीनार और चांदी के दिरहम चलाए, वो सिक्के मिले हैं। कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जो थे तो स्थानीय स्टाइल के, पर उन पर अरबी लिखावट है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था जुड़ रही थी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा था। हालांकि पत्थर पर लिखे शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस इस दौर के सिंध से कम मिलते हैं। चलिए, ये तो हुई पूरी बात। अब आखिर में, जैसा हमने शुरू में कहा था, परीक्षा की तैयारी और नोट्स बनाने के लिए क्या हम आज की चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट वन लाइनर्स में समेट सकते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो? हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। तो मुख्य बातें ये हैं याद रखने लायक। अरब आक्रमण, उमैयद खिलाफत ने किया, 712 ईस्वी में सिंध जीता। लीडर था मोहम्मद बिन कासिम। किसने करवाया? इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने, खलीफा अल वालिद प्रथम के हुक्म पर। ठीक। वजह, भारत की दौलत, व्यापार के रास्ते, समुद्री डाकू वाली घटना बहाना और साम्राज्य फैलाना। ओके। सबसे बड़ी घटना, अरोर की लड़ाई, 712 ईस्वी में राजा दाहिर हारा और मारा गया। राइट। राज करने का तरीका, जजिया टैक्स लगाया, पर हिंदुओं को धिम्मी सुरक्षित नागरिक माना। असर, भारत में पहला मुस्लिम राज कायम हुआ, अरबों से व्यापार बढ़ा, कल्चर का लेन देन हुआ,
इस्लाम, अरबी, सूफी विचार, कागज आया और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर शुरू हुआ। काफी असर हुआ है। कितना फैला? ज्यादातर सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रहा। वजह, स्थानीय विरोध और खिलाफत में अंदरूनी दिक्कतें। सीमित रहा। विरासत, लेगेसी, बाद के मुस्लिम हमलों का बेस बना। लंबे समय तक चलने वाले कल्चरल मेलजोल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। सबूत, चचनाना किताब, भनभोर जैसी पुरानी जगहें, पुरातत्व, अरबी सिक्के। ठीक है। भारत का हाल, राजा दाहिर के राज में अंदरूनी फूट, जैसे बौद्ध और जाटों से तनाव और बाकी भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों ने हमलावरों की मदद की। बहुत खूब। ये वन लाइनर्स यकीनन नोट्स बनाने में बहुत काम आएंगे। तो ये थी सिंध पर अरब आक्रमण की पूरी कहानी और उसका विश्लेषण। हमने देखा कैसे कई सारे कारण, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, मिलकर इतिहास की एक बड़ी घटना को जन्म देते हैं, और कैसे वो घटना भले ही शुरुआत में छोटी लगे, आगे चलकर बहुत गहरे निशान छोड़ जाती है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। फर्ज कीजिए अगर राजा दाहिर ये हमला रोक लेते, या दूसरी तरफ अगर शुरुआती अरब शासन सिंध से आगे बढ़कर भारत के और अंदरूनी हिस्सों तक फैल जाता, तो आज हमारे देश का इतिहास कितना अलग होता। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, एक सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर कोई इतिहास, राजनीति और ऐसे ही दूसरे विषयों को पूरी तरह और एक सधे हुए तरीके से समझना चाहता है, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहाँ सभी जरूरी विषयों पर स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड जानकारी मिलेगी। और अगर आज की ये बातचीत पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अपने कमेंट्स और लाइक्स देना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, यहीं एनसीईआरटी मंत्रणा में।